प्रकाश जी अपनी दुकान बंद ही कर रहे थे कि उनकी नजर सर्दी में ठिठुरते उस व्यक्ति पर जा पड़ी जिसके पास न ओढ़ने को शॉल थी और ना ही स्वेटर, और ठंड में ठिठुर रहा था। प्रकाश जी उसे दूर से ही देखकर सोचने लगे, कैसा आदमी है, इतनी ठंड में ऐसे ही घूम रहा है, मरना है क्या इसको। प्रकाश जी जैसे ही उसके पास गए वो उसे देखकर चौंकते हुए बोले, अरे हरिप्रसाद, तू यहाँ कैसे, और इतनी ठंड में तेरे पास ओढ़ने को कुछ भी नहीं। क्या हुआ मेरे भाई, तो रुक, यहीं मैं दुकान से तेरे लिए कंबल लेकर आता हूँ। बोलकर वे वापस दुकान गए और जल्दी से दुकान से कंबल लाकर हरिप्रसाद जी को उड़ाया। हरिप्रसाद जी का अब ठंड में ठिठुरना थोड़ा कम हुआ और वे प्रकाश जी को आशावादी नजरों से देखकर रोने लग गए। हरिप्रसाद जी और प्रकाश जी बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में साथ में पले बड़े थे, यहाँ तक कि दोनों का स्कूल भी एक ही था। दोनों लंगोटिया यार थे, मगर बड़े होते होते सभी एक दूसरे से बिछुड़ चुके थे, और बिछड़े भी ऐसे कि एक अरसा हो चुका था दोनों को एक दूसरे से मिले हुए। आज इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। प्रकाश जी की यहाँ वृंदावन में भगवान के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल और हार की दुकान थी। उनकी दुकान बहुत छोटी सी थी, जो बहुत आमदनी तो नहीं देती थी, मगर उनका समय व्यतीत करने का एकमात्र जरिया जरूर थी। उन्हें यहाँ वृंदावन में बसे एक अरसा बीत चुका था, मगर आज उन्हें अपने दोस्त हरिप्रसाद को इस तरह यहाँ देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। हरिप्रसाद जी रोते हुए बोले, भाई क्या बताऊं, मेरे साथ जो घटित हुआ है, भगवान किसी को ऐसा दिन न दिखाए। प्रकाश जी बोले, भाई क्या हुआ है, खोलकर बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। हरिप्रसाद जी बोले, मेरी बहू और उसके पिताजी ने 4 धाम यात्रा का प्लान बनाया। बेटी कल्पेश ने अपनी व्यस्तता के चलते यात्रा में आने से मना कर दिया, इसलिए मैंने भी बहू से यात्रा में जाने से मना कर दिया था। मगर मेरी बहू राखी और उसके पिताजी ने मुझे यात्रा पर चलने के लिए बहुत आग्रह किया। बहू बोली, पिताजी आपकी 4 धाम यात्रा हो जाए, इसलिए तो मेरे पापा ने ये प्लान बनाया है, और आप ही मना कर रहे हैं। मेरे बेटे बहू का व्यवहार मेरे लिए हमेशा खट्टा ही रहा है, मगर बहू के पिताजी किशोर जी मुझसे हमेशा दोस्ताना व्यवहार करते थे, इसलिए मैं किशोर जी के आग्रह को ठुकरा न सका और इनके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। हम लोग जब काशी पहुंचे तब तक तो सब सही चल रहा था, मगर यहाँ वृंदावन में जब हम लोगों के दर्शन हो चुके तो मुझे बहुत थकान लग रही थी। मैं अपने पैरों से चल पाने की हालत में नहीं था, जिस वजह से मैं बैठ गया। किशोर जी और मेरी बहू बोले, आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। फिर वो दोनों ऐसे गए कि वापस ही नहीं लौटे। मेरे सारे कपड़े, सारा सामान, शॉल, कंबल, पैसे, यहाँ तक कि मोबाइल भी उन्हीं के पास था। मैं अकेला बहुत देर तक उनकी राह देखता रहा। मुझे मेरे बेटे का मोबाइल नंबर याद था, इसलिए मैंने एक राहगीर से फ़ोन मांगकर मेरे बेटे को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। बेटा बोला, पापा आप वहीं रुकिए, मैं राखी और उसके पिताजी को फ़ोन कर अभी बताता हूँ, आप वहीं खड़े रहना। बेटे के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर मेरी जान में जान आई। वो राहगीर भी थोड़ी देर मेरे पास खड़ा रहा कि शायद उसके मोबाइल पर मेरे किसी परिचित का फ़ोन आए, मगर ना किसी का फ़ोन आया और ना ही कोई मुझे वापस लेवाने आया। मैं जान गया कि ये सब मेरे साथ जानबूझकर किया गया है, ताकि मैं बेबस होकर बस इन्हीं वृंदावन की गलियों में घूमता रह जाऊं और बेटे बहू का मुझसे हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। ये सब सुनकर प्रकाश जी भी रो पड़े और बोले, तू फिक्र मत कर, मेरा घर यहीं पास में है, चल तू मेरे घर चल। कहकर प्रकाश जी हरिप्रसाद जी को अपने घर चलने के लिए जिद करने लगे। हरिप्रसाद जी बोले, प्रकाश मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। प्रकाश जी बोले, जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। मगर हरिप्रसाद जी किसी पर अपना भार नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वे प्रकाश जी के आग्रह को मान नहीं पा रहे थे। उतने में ही सामने से आती एक कार दिखी, जिसमें से प्रकाश जी का बेटा करण उतरकर बोला, पापा इतनी रात गए, आप यहाँ अपने दोस्त के साथ मिलकर गप्पे मार रहे हैं और हम लोग कब से घर में आपकी राह देख रहे हैं। कम से कम टाइम तो देख लिया कीजिए। महासुधा भी कब से भड़की हुई है। चलिए आइए मेरे साथ कार में बैठिए। करण इतना गुस्से में था कि प्रकाश जी चुपचाप उसके साथ जाकर उसकी कार में बैठ गए। हरिप्रसाद जी प्रकाश जी की मनः स्थिति समझ सकते थे। वे जान चुके थे कि उनके दोस्त प्रकाश की हालत भी उनके जैसी ही है। प्रकाश जी जैसे ही घर पहुंचे, सुधा भड़क कर बोली, पापा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, लगता है आपकी बुद्धि सठिया सी गई है।
बेचारा करण ऑफिस से थका हारा घर आया और आकर भी उसे आपको ढूंढने निकलना पड़ा। और मैं भी ऑफिस से आकर थक गई हूँ, मगर आपको तो अपनी घुमक्कड़ी से फुर्सत कहाँ है। बेटे बहू पर तरस खाइए जरा और परेशान करना बंद करिए। प्रकाश जी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में सोने चले गए। उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। वैसे भी सुधा तो कभी उन्हें खाना पूछती भी नहीं थी। रसोई में जो भी बचा खुचा होता प्रकाश जी उसी में पेट भर लेते। उनकी पत्नी के चले जाने के बाद बस जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। जिंदगी जीना तो वे कब से छोड़ चुके थे। रात के 3 बज चुके थे। प्रकाश जी को रह रहकर अपने दोस्त का ख्याल आ रहा था। उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बेटा बहू अपने कमरे में सो रहे थे। प्रकाश जी मौका पाकर घर से बाहर निकल गए और वहीं पहुंच गए जहां वे हरि प्रसाद को छोड़कर आए थे। वहां जाकर देखा तो हरि प्रसाद जी कुछ लकड़ियों और सूखे पत्तों से आग जलाकर वहां बैठे ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। हरि प्रसाद जी ने जैसे ही प्रकाश को अपने पास आते देखा वो चौंक गए कि इतनी रात को प्रकाश वापस क्यों आ गया, और अगर इसके बेटे बहू को ये भनक लगी तो वे लोग प्रकाश को कितना कोसेंगे। प्रकाश जी बोले, हरि प्रसाद माफ करना, उस समय मुझे तुम्हें यूं अकेला छोड़कर जाना पड़ा, मगर मैं क्या करता। हरि प्रसाद जी बोले, भाई प्रकाश कोई बात नहीं, मगर तुम्हें इतनी रात वापस यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रकाश जी बोले, बचपन का दोस्त है तू मेरा, तेरे लिए 2 गालियां और खा लूंगा मगर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। दोनों उस रात थोड़ी देर वहीं बैठे आग सेंकते रहे। फिर प्रकाश जी ने अपनी दुकान खोली जिसमें जाकर वे लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह जब करण और सुधा को प्रकाश जी घर में कहीं नजर नहीं आए तो उन्हें लगा शायद प्रकाश जी बाहर टहलने गए होंगे। दोनों को ड्यूटी पर जाना था, इसलिए वे दोनों घर की चाबी पड़ोसी को देकर ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद प्रकाश जी हरि प्रसाद जी को अपने घर लाए और बोले, आज मैं तुझे अपने हाथों से बनी चाय और खाना खिलाऊंगा। वहां दूसरी ओर सुधा का आज ऑफिस में सिर दुखने लग गया, जिस वजह से उसने करण को फोन किया और हाफ डे लेने की बात कही। करण बोला, सुधा तुम घर पहुंचो, मैं भी घर आ जाता हूँ, आज मेरा भी ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए। जैसे ही घर में घुसे देखा प्रकाश जी हरि प्रसाद जी और अपने लिए थाली लगा रहे हैं और उसमें खाना सर्व कर रहे हैं। प्रकाश जी ने सारा गर्म गर्म खाना अपने हाथों से बनाया था। ये देखते ही सुधा ने दोनों वृद्ध दोस्तों की थालियां छीन कर कहा, वाह पापा जी, हमारी पीठ पीछे आपने घर में ये ड्रामा लगा रखा है। हम दोनों पति पत्नी ऑफिस कमाने जाते हैं और आप घर में यहाँ मजे कर रहे हैं। करण बोला, पापा मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो आप रास्ते से किसी भी भिखारी को यहाँ ले आए और हमारे घर में खाना खिलाएं। प्रकाश जी को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोले, बचपन का दोस्त है ये मेरा, भिखारी नहीं है। करण भी गुस्से में बोला, हाँ हाँ होगा आपके बचपन का दोस्त, हम क्या करें, इसको हमारे घर तो नहीं रख सकते ना। प्रकाश जी अपने दोस्त की और बेइज्जती सहन नहीं कर पाए और बोले, चलो हरि प्रसाद यहाँ से, अब मैं भी कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। अब तक मेरा बेटा बहू मेरी ही बेइज्जती करते थे, मगर आज तुम्हारी बेइज्जती कर इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। करण और सुधा बोले, हाँ हाँ चले जाइए अपने इस भिखारी दोस्त के साथ, इसके तो घर बार के ठिकाने हैं नहीं, पर अब आपके भी नहीं रहेंगे। प्रकाश जी भी ताव में आकर बोले, भले ही बाहर भीख मांग लूंगा मगर तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगा। आज तुम लोगों ने हमारे मुंह से निवाला छीना है, कल भगवान तुम्हारे मुंह से निवाला छीनेगा। करण बोला, बुढ़े कल की कल देखेंगे, तू आज की सोच। करण और सुधा ने आज बोलने की सारी हदें पार कर ली थी। प्रकाश जी हरि प्रसाद जी को लेकर घर से बाहर आ गए। प्रकाश जी और हरि प्रसाद जी जैसे ही घर से बाहर आए, हरि प्रसाद जी प्रकाश जी को समझाते हुए बोले, तू मेरी वजह से घर क्यों छोड़ रहा है, मैं तो बेसहारा हो ही गया हूँ, तू क्यों बेसहारा हो रहा है। प्रकाश जी बोले, पत्नी नर्मदा के जाने के बाद वैसे भी बेटे बहू ने कभी पानी का गिलास तक न पूछा मुझे। हरि प्रसाद, वो कहते हैं ना, जोड़े में से एक भी चला जाए तो बेचारा दूसरा इंसान जिंदा रहकर भी मुर्दे के समान जिंदगी काटता है। कुछ ऐसी ही हालत है मेरी, ना कोई इज्जत करता है घर में मेरी और ना ही किसी को फिक्र है मेरी। कम से कम तेरे जैसा एक दोस्त तो है मेरे पास जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हरि प्रसाद जी भी प्रकाश जी का साथ पाकर बहुत खुश हुए और दोनों दोस्त घर से निकल पड़े।
प्रकाश जी के पास अपनी दुकान की चाबी थी। दोनों वहीं आ गए। बेचारों को अब तक खाना भी नसीब नहीं हुआ था। प्रकाश जी की जेब में दुकान से कमाई हुई आमदनी थी। दोनों ने उन्हीं पैसों से खाना खाया और रात को दुकान में ही सो गए। दूसरे दिन एक व्यक्ति दुकान पर आकर बोला, अब ये दुकान मेरी है, आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर प्रकाश जी को झटका लगा। वो बोले, तुम्हारी दुकान? वो आदमी बोला, हाँ, आपके बेटे ने रातों रात ये दुकान मुझे बेच दी है। आप चाहें तो एग्रीमेंट के कागज देख सकते हैं। एग्रीमेंट के कागज देख भड़कते हुए प्रकाश जी करण से मिलने पहुंचे और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी दुकान बेच दी, जो एकमात्र मेरा कमाने और रहने का जरिया थी। करण बोला, पापा, आप जिस अकड़ से यहाँ से गए थे वो अकड़ छीन ली है मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरा घर, मेरी दुकान धर्मशाला नहीं है। अब आप भी आपके दोस्त की तरह भिखारी हो गए हो। लो कटोरा और दोनों भीख मांगो। जिस दुकान का टशन दिखाकर आप घर से निकले थे, मैंने और सुधा ने सोचा क्यों ना आपसे आपका टशन छीन लिया जाए, फिर देखते हैं आप वापस यहाँ हाथ फैलाने कैसे नहीं आते हो। आज प्रकाश जी को अपने खून से नफरत हो गई थी। वे रोते हुए बोले, बेटा, अच्छा नतीजा दिया है तुमने मेरी परवरिश का। और वे घर से बाहर आ गए, जहां हरि प्रसाद जी सब कुछ सुन चुके थे। दोनों ने मिलकर फैसला किया, दोनों कुछ नया काम धंधा करेंगे। वहीं वृंदावन में मंदिर के पास भगवान के आभूषण, हार और फूल की बड़ी सी दुकान थी, जहां बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि दुकान में काम करने वाले आदमी की तलाश है। दोनों वहां काम मांगने गए तो दोनों को काम पर रख लिया गया। वो दुकान एक सेठ और सेठानी मिलकर चलाते थे। प्रकाश जी और हरि प्रसाद जी ने जब बताया कि उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो सेठ सेठानी ने उन्हें रात में अपनी दुकान में सोने की इजाजत दे दी। सेठ सेठानी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। प्रकाश जी और हरि प्रसाद जी दुकान में खूब मेहनत करने लगे। सेठ सेठानी अच्छे होने के साथ साथ इतने दयालु थे कि हर शनिवार वहां मंदिर के पास बैठे भिखारियों को खाना भी खिलाते। इतने अच्छे होने के बावजूद उनके साथ एक विडंबना यही थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। हरि प्रसाद जी और प्रकाश जी की मेहनत के कारण उनकी दुकान अब और अच्छी चल रही थी, क्योंकि ग्राहकों की भीड़ को संभालना दोनों दोस्तों को बखूबी आता था। सेठ सेठानी को अब दोनों वृद्ध दोस्तों पर विश्वास हो गया था। एक दिन सेठ उनसे खुश होकर बोले, तुम दोनों के आने के बाद मेरी बहुत तरक्की हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार बढ़ा देता हूँ और एक वादा चाहता हूँ कि भविष्य में कभी मैं और मेरी पत्नी अगर इस शहर में नहीं है, तब भी तुम दोनों ये दुकान इसी तरह ईमानदारी से चलाओगे और हर शनिवार मंदिर के बाहर बैठे लोगों को खाना जरूर खिलाओगे। प्रकाश जी और हरि प्रसाद जी बोले, आपने हम पर इतना विश्वास किया है, हम बेसहाराओं को सहारा दिया है, हम आपसे वादा करते हैं। सेठ ने आज उनकी सारी व्यथा पूछी तो दोनों वृद्ध लोगों ने अपनी सारी आप बीती बताई। सेठ को दोनों पर बहुत तरस आया और बोले, अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो मैं भगवान का शुक्र मनाता हूँ कि उन्होंने हमें बेऔलाद रखा। सेठ ने घर जाकर सेठानी को सारी बात बताई तो सेठानी को भी दोनों वृद्धों पर तरस आया और वे बोली, वे दोनों बूढ़े जब पहली बार काम मांगने आए थे तभी उनके चेहरे पर एक अलग ही पीड़ा थी। निराशा उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। सच में ऐसी औलाद से तो औलाद ना हो, हम बेऔलाद ही अच्छे हैं। सेठ सेठानी बहुत समय से कहीं गए नहीं थे, उन्हें कभी दुकान से फुर्सत ही नहीं मिली थी और अब दोनों बूढ़ों पर सेठ सेठानी को बहुत विश्वास हो गया था। इसलिए दोनों ने विदेश यात्रा घूमने का प्लान बनाया। प्रकाश जी और हरि प्रसाद जी के भरोसे दुकान छोड़ दोनों सेठ सेठानी विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े, मगर रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हुआ और दोनों वहीं भगवान को प्यारे हो गए। यहाँ प्रकाश जी और हरि प्रसाद जी मन लगाकर दुकान संभाल रहे थे और हर शनिवार बेसहारा लोगों को खाना भी खिला रहे थे। दोनों की बहुत समय से सेठ सेठानी से कोई बात नहीं हुई थी। वे सोच रहे थे विदेश से फोन करना असंभव होगा, तभी तो दोनों ने एक फोन भी नहीं किया और जब भी यहाँ से ये लोग फोन करते तो सेठ सेठानी के नंबर बंद बताते। सेठ सेठानी को गए 1 महीना हो चुका था, मगर वे लोग अब तक क्यों नहीं लौटे, यही सोचकर दोनों दोस्त पुलिस स्टेशन गए और सारी बात बताई। पुलिस ने पता करके बताया
कि उनका प्लेन तो कब का क्रैश हो चुका है, वे लोग अभी दुनिया में नहीं रहे। दोनों दोस्त ये सुनकर बहुत रोए, मगर सेठ से किया वादा भी तो पूरा करना था, इसलिए दोनों ने वो दुकान ईमानदारी पूर्वक चलाना नहीं छोड़ा। एक शनिवार जब वे लोग मंदिर के बाहर बैठे लोगों को खाना खिला रहे थे, तो प्रकाश जी ने अपने बेटे बहू को उस लाइन में बैठे देखा। प्रकाश जी उन्हें देख उनकी थाली में खाना डाले बिना वहां से निकल गए, मगर पीछे से हरि प्रसाद जी आए और उनकी थाली में खाना डाला। करण और सुधा उनके सामने रोते हुए बोले, हम लोगों ने आप लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इसलिए ही शायद भगवान ने हमारा ये हाल कर दिया है। हमें माफ कर दीजिए अंकल। हरि प्रसाद जी बोले, मैं तो माफ कर दूंगा, मगर तुमने भगवान जैसे तुम्हारे पिता का इतना दिल दुखाया है जिसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। लो खाना खा लो, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। करण और सुधा हाथ जोड़े एकटक उनको देखने लगे। आज उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब उन्होंने अपने पापा और उनके दोस्त की खाने की थाली तक छीन ली थी, और आज वही वृद्ध इन्हें खाना परोस रहा था। हरि प्रसाद जी आगे आकर प्रकाश जी से बोले, माफ कर दे उन्हें, आखिर बच्चे ही तो हैं। प्रकाश जी बोले, तू माफ कर सकता है कभी तेरे बच्चों को, जिन्होंने तुझे ठंड में मरने छोड़ दिया था। इस बात पर हरि प्रसाद जी चुप हो गए। हरि प्रसाद जी को जवाब मिल चुका था। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक फटे हाल कपड़ों में एक औरत दिखाई दी, जो दिख तो उनकी बहू जैसी रही थी, मगर उसकी हरकतें कुछ पागलों जैसी थीं। वो उसके पास गए तो उनकी बहू ने उन्हें पहचाना भी नहीं। थोड़ी देर बाद पीछे से बहू के पापा किशोर जी और बेटा कल्पेश दिखे, और दोनों हरि प्रसाद जी को अचानक सामने देख चौंक गए। कल्पेश अपने पापा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पापा, हमें अपनी करने की सजा मिल गई है। हमने आपको अकेला छोड़ दिया था, शायद इसलिए आज हमारा ये हाल है। राखी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है पापा, इसलिए हम वापस यहाँ इसे दर्शन कराने और आपको ढूंढने के लिए आए हैं। पापा चलिए हमारे साथ, भगवान शायद हमारे पापों की थोड़ी सजा कम कर दे। हरि प्रसाद जी बोले, नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। भगवान एक हाथ से कुछ छीनता है तो दूसरे हाथ से कुछ अच्छा जरूर देता है। मुझे भगवान ने यहाँ बहुत कुछ दिया है। उतने में ही प्रकाश जी भी वहाँ पहुँच गए। प्रकाश जी को देखकर हरि प्रसाद जी बोले, तुम लोगों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर भगवान ने मेरे लिए ये फरिश्ता भेज दिया था। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस अपनी दुकान संभालने चले गए। दोनों की बचपन की दोस्ती आज लोगों के लिए वहां मिसाल बन गई थी। दोस्तों, कायनात गवाह है कि माँ बाप का बुरा करके आज तक कोई सुखी नहीं रह पाया है। इसीलिए तो कहते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद से ही बरकतें होती हैं।